गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो वैश्वीकरण क्या है कि विश्व के विभिन्न देशों का एक दूसरे के संपर्क में आना, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, चाहे वो वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम से हो, चाहे वो तकनीक के आदान प्रदान के माध्यम से हो। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। तो इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया का भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस अध्याय में हम इसी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए कि आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमारे सामने हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमारी एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हमारे पास बाज़ार में उपलब्ध हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे अलग अलग कंपनी के बहुत सारे कैमरे बाज़ार के अंदर उपलब्ध हैं। मोबाइल फ़ोन, रेडमी, आईफोन, ओप्पो, सैमसंग, तो ये बहुत सारे जो मोबाइल फ़ोन हैं वो हमारे आसपास उपलब्ध हैं। फ़ोन से क्या करते हैं, केवल बात करते हैं। तो बात करने के लिए भी क्या है कि बहुत सारे जो फ़ोन हैं वो हमारे आसपास उपलब्ध हैं। और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं, यानी हमारे आसपास उपलब्ध हैं बड़े आसानी से। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। एक से एक गाड़ियाँ, एक से एक मॉडल क्या है, भारत की सड़कों के ऊपर देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। ये पुराने ज़माने की कारें थी जो भारत की सड़कों के ऊपर दिखाई देती थी। लेकिन आज के समय में इस वैश्वीकरण के कारण बहुत सारी जो गाड़ियां हैं, देसी नहीं बिल्कुल, जो विदेशी गाड़ियां हैं वो भी भारत की सड़कों के ऊपर दिखाई देती है। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। तो बहुत तेज़ वृद्धि है वो देखी जा सकती है। जो दूसरे ब्रांड है, केवल कार ही नहीं, इसके अलावा जो फ्रिज है, टेलीविज़न है, बहुत सारे जो ऐसे उत्पाद हैं जिनके अंदर हमारे बाज़ार के अंदर बहुत सारे जो विकल्प हैं वो उपलब्ध हैं। हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनमें से किसी भी वस्तु को उस विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। कमीज़ों से लेकर के टेलीविज़नों और प्रसंस्कृत फलों के रसों तक, ये जो फलों के जो रस होते हैं जो डिब्बे में पैक आते हैं, तो वो बहुत सारी जो कंपनियों के हमारे पास उपलब्ध होते हैं। बहुत सारे टेलीविज़न, बहुत सारी कंपनियों की जो कमीज़ें हैं हमारे पास उपलब्ध होती हैं। हम उनमें से किसी को भी विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। आगे देखिए, हमारे बाज़ारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है कि हमारे पास जो इतने सारे विकल्प जो उपलब्ध हैं ये कोई पुरानी घटना नहीं है। ये जो स्थिति है ये अभी बनी है। अभी हमारे पास क्या है, एक वस्तु के बहुत सारे विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं। 2 दशक पहले, दशक होता है 10 साल का समय, लगभग 2 दशक पहले यानी लगभग 20 साल पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। मतलब इतनी सारी जो वस्तुएं हैं, एक ही प्रकार की वस्तुएं, एक ही ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं आपको भारत के बाज़ारों में लगभग 20 साल पहले वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हमारे बाज़ार के अंदर बहुत सारे जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध हैं और बहुत सारे देशों के जो सामान हैं हमारे पास उपलब्ध हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं, ये तेज़ी से जो ये परिवर्तन आया इसके पीछे कारण क्या है, ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, इन परिवर्तनों को लाने वाले कारक कौन से हैं।
और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, इस अध्याय में हम इन सभी प्रश्नों के ऊपर विचार करने जा रहे हैं। अब देखिए, अंतर्देशीय उत्पादन क्या है। 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। जो उत्पादन है वो देश के अंदर ही होता था और देश के लोगों के द्वारा ही उसका उपभोग कर लिया जाता था या उसका उपयोग कर लिया जाता था। तो उसको बाहर के बाज़ारों में उसको बेचने के लिए नहीं भेजा जाता था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कौन सी वस्तुएं थी जो उस समय व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो था कच्चा माल, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास कच्चा माल है, खाद्य पदार्थ खाने के जो पदार्थ हैं, और तैयार उत्पाद, कुछ जो तैयार वस्तुएं थी उन्हीं का क्या था, व्यापार होता था, वही दूसरे देशों में उनको बेचने के लिए भेजा जाता था। भारत जैसे उपनिवेशों से, उपनिवेश मतलब भारत क्या था, लंबे समय से उपनिवेश रहा है, किसी न किसी विदेशी ताकत का गुलाम रहा है, चाहे वो फ्रांसीसी हो, डच हो, पुर्तगाली हो या फिर अंग्रेज हो। तो भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे, मतलब दूसरे देशों को भेजे जाते थे, और तैयार वस्तुओं का आयात होता था, और उनसे तैयार वस्तुएं दोबारा फिर क्या है, भारत में बिकने के लिए आती थी। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। केवल व्यापार के माध्यम से ही जो दूर स्थित जो देश थे वो आपस में जुड़ पा रहे थे। व्यापार एक माध्यम था, एकमात्र माध्यम था जिसके माध्यम से विभिन्न देश आपस में जुड़े हुए थे। यह बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है, यानी MNC मल्टीनेशनल कंपनीज, जिनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है, इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बहुत तेज किया। के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। जब तक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अस्तित्व में नहीं आई थी, तब से पहले केवल विश्व के विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का जो जरिया था वो केवल क्या था, व्यापार था। और व्यापार भी केवल गिनी चुनी वस्तुओं का, जैसे कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और थोड़ा बहुत क्या है, तैयार जो उत्पाद हैं, उन्हीं वस्तुओं का व्यापार हुआ करता था। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। वो एक से अधिक देशों में क्या होता है, उसकी जो उत्पादन इकाइयाँ हैं वो स्थापित होती है। एक से अधिक देशों में उसके कार्यालय होते हैं, एक से अधिक देशों में उसके कॉल सेंटर होते हैं या ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, जिनके माध्यम से वो बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम, तो ये जो कंपनियां हैं वहाँ पर अपने कारखाने या उत्पादन इकाई लगाते हैं जहाँ पर सस्ता श्रम हो, श्रमिक कम कीमत पर काम करने के लिए मिल जाते हैं, या फिर जो अन्य जो संसाधन हैं वो आसानी से मिल सके, जैसे भूमि है या फिर कच्चा माल है या फिर क्या है, ऊर्जा के साधन है जैसे बिजली वगैरह है, वो उनको सही तरीके से मिल सके। वहाँ पर कोई भी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो वहाँ पर उद्योग लगाती है। उत्पादन लागत, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में लगने वाला जो खर्च है, जो पैसा है, उसको उत्पादन लागत कहा जाता है। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती है। तो उत्पादन लागत को कम करने के लिए, ताकि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए लगने वाला जो खर्च है वो बिल्कुल कम से कम मात्रा में हो, तो इसलिए ये बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, अलग अलग देशों में अपनी जो उत्पादन इकाइयां हैं उनकी स्थापना करती है। कहीं पर कार्यालय बनाती है, कहीं पर कॉल सेंटर या उपभोक्ता सेवा केंद्र बनाती है, कहीं पर क्या है, उस कंपनी के जो कल पुर्जे हैं या पार्ट्स हैं, जो वो कोई कार बनाती है, कुछ ऐसा कोई उत्पादन करती है, तो कहीं बनते हैं, कहीं पर उनको असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार क्या है, इनका जो उत्पादन है वो पूरे मतलब एक से अधिक देशों में फैला होता है, इसलिए इनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक उदाहरण है, एक कंपनी के माध्यम से वो दिया गया है, इसके माध्यम से हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो स्वरूप है उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बहुराष्ट्रीय
कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार है वो कैसे होता है। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। अनुसंधान के केंद्र क्या होता है, जो रिसर्च सेंटर है जहाँ पर अनुसंधान किए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करती है, वहाँ पर अमेरिका के अंदर क्या करती है, वो उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। फिर क्या होता है, उसके जो पुर्जे हैं वो चीन में विनिर्मित होते हैं। चीन में उनका क्या होता है, उसे जो डिज़ाइन बनाया गया है उन डिज़ाइन के आधार पर वहाँ पर उसके जो पुर्जे हैं, कल पुर्जे हैं, उनका विनिर्माण होता है या उनका निर्माण होता है। फिर उन्हें जहाज़ में लादकर मैक्सिको और यूरोप में ले जाया जाता है, जहाँ उपकरणों के पुर्जों को जोड़ा जाता है। वहाँ पर पुर्जों को जोड़ने का काम होता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। अब देखिए, उत्पादों के डिज़ाइन हो रहे हैं कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और उसके पुर्जे निर्मित हो रहे हैं कहाँ पे, चीन में, और उनको जहाज़ों में लाद करके मैक्सिको और यूरोप में ले जा करके उन कल पुर्जों को आपस में जोड़ा जाता है और उनसे जो उत्पाद तैयार होता है उसको फिर विश्व भर में बेचा जाता है। और ये सारा जो ग्राहक सेवा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, भारत में। तो इस प्रकार क्या है, एक से अधिक देशों में इस कंपनी ने अपने जो विनिर्माण जो इकाइयाँ हैं, जो उत्पादन इकाइयाँ हैं, उनकी स्थापना की है, जिसके माध्यम से क्या है, ये कंपनी अपने जो उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। इसलिए ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। अब जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनके विषय में थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं कि इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही, केवल क्या है, विश्व के विभिन्न देशों में अपने उत्पादन को नहीं बेच रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। मतलब एक से अधिक देशों में क्या है, अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही है। ऐसी कंपनी को ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। और परिमाणतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित होती है। जो उत्पादन प्रक्रिया है, ऐसा लगता है कि एक से अधिक देशों में उत्पादन इकाइयाँ जो स्थापित की हुई है, ये जो काम है वो बहुत ही कठिन है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। चीन के अंदर जो विनिर्माण कार्य है वो सस्ता पड़ता है, इसलिए वहाँ पर विनिर्माण जो केंद्र है उसकी स्थापना की गई है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से अपनी निकटता के कारण क्या है, लाभप्रद है, वहाँ पर बाज़ार उपलब्ध है, इसलिए वहाँ पर क्या है, उसे जो कलपुर्जे चीन के अंदर बनाए जाते हैं उनको वहाँ पर जोड़ा जाता है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध है जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की जो लागत है, जो खर्च आता है किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में, उसको 50 से 60% उसकी बचत कर सकती है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ होता है। इसलिए इन कंपनियों क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को असीमित लाभ होता है, क्योंकि इनकी जो उत्पादन इकाइयां हैं वो एक से अधिक देशों में संचालित होती है और ये अपने उत्पादन के ऊपर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। तो इस प्रकार क्या है, ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। देखिए, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो, बाजार नज़दीक हो, जहां कम लागत में कुशल और अकुशल श्रमिक मिले और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। मतलब क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ पर अपनी कंपनियों को लगाएगी, कहाँ पर अपने उत्पादन इकाइयों को लगाएगी। सबसे पहले तो वहाँ पर क्या है, उसके आसपास उस उद्योग से संबंधित कच्चा माल उपलब्ध हो। कच्चे माल के साथ साथ क्या है, वहाँ पर जो तैयार माल के लिए जो है वो बाज़ार उपलब्ध हो उसको बेचने के लिए। वहाँ पर कम लागत पर कम पैसे में कुशल और अकुशल श्रमिक, कुशल क्या होता है जो अपने काम में निपुण हो, अकुशल होता है जो अपने काम में निपुण ना हो, तो ऐसे श्रमिक या ऐसे मजदूर भी वहाँ पर आसानी से मिल जाए।
इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो उत्पादन इकाइयां हैं वो निर्भर करती है कि कहाँ पर उनको स्थापित किया जाए। इसके साथ ही क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी ध्यान नज़र रखती है कि उस देश की जो सरकार है उसकी विभिन्न जो विदेशी जो कंपनियां हैं उनके प्रति उसकी सरकारी नीतियां हैं वो कैसी हैं। तो इस प्रकार क्या है इन सभी बातों का ध्यान रख करके कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी इकाइयों की स्थापना किसी देश के अंदर करती है। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों की स्थापना करती है। परिसंपत्तियों जैसे परिसंपत्तियां कौन सी होती है, जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य जो उपकरण की खरीद में खर्च की गई या व्यय की गई मुद्रा को पैसे को निवेश कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, अब उद्योग लगाने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, भूमि खरीद ली हमने, उसके बाद क्या है हमें उसके ऊपर क्या है भवन है कि बिल्डिंगें बनानी पड़ेगी, उसके अंदर क्या कुछ मशीनें हैं वो खरीदनी पड़ेगी, कुछ अन्य उपकरण हैं उनको खरीदना पड़ेगा। तो इसमें जो पैसा खर्च होगा इसी को निवेश कहा जाता है, इसी को निवेश कहा जाता है। अब मान लो कोई हमें क्या है दूध की डायरी करनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो ज़मीन है वो खरीदेंगे, उसके ऊपर फिर क्या है एक जो शेड है हम लगाएंगे, उसके बाद कुछ भैंसें हैं वो खरीदेंगे, उसके बाद उन भैंसों के लिए जो चारा वगैरह है उसका इंतज़ाम होगा। तो इसमें जो लगने वाला जो पैसा है उसको निवेश कहा जाता है। भी कोई भी काम धंधा जब हम शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले उसके अंदर जो पैसा लगाया जाता है उसको क्या निवेश कहा जाता है। लेकिन जब यही निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को यही निवेश जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी दूसरे देश में किया जाए तो इसको विदेशी निवेश कहा जाता है। तो यहाँ पे दो टर्म हैं जो आपको याद करनी है। सबसे पहले तो आपको करना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, जिनके विषय में आपको बता चुका हूँ। दूसरा क्या है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपनी उत्पादन इकाइयां किस आधार पर स्थापित करती है कि बाजार उपलब्ध हो, कुशल अकुशल श्रमिक आसानी से मिल सके या कच्चा माल आसानी से मिल सके या सरकार की नीतियां उनके पक्ष में हो। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके वो कोई भी उत्पादन इकाई है उसकी स्थापना करती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि निवेश क्या है और विदेशी निवेश क्या है। तो इन सभी जो महत्वपूर्ण जो ये परिभाषाएं हैं इनको आपको याद करना है। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि वे परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति जब कोई उद्योग लगाता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य केवल यही होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में लाभ कमाया जा सके। तो देखिए कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। तो ये उत्पादन के ऊपर नियंत्रण कैसे करती है कि जो किसी देश की जो कंपनी है उसके साथ मिल करके संयुक्त रूप से मिल करके उसके साथ उत्पादन करना। इससे क्या होगा, उस जो देसी कंपनी है उसको भी लाभ होगा और बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है उसको भी लाभ होगा। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है, मतलब दुगना लाभ होता है। कैसे कि पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास जो धन है उसकी कमी नहीं होती, तो इसलिए क्या है वो अत्यधिक मात्रा में धन खर्च कर सकती है। इसलिए जो स्थानीय कंपनी है उसको लाभ होगा, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है, कि नई नई जो तकनीकें हैं उत्पादन करने के लिए उनको अपने साथ ला सकती है। तो तकनीकी रूप से और धन के रूप से क्या है, जो स्थानीय कंपनियां हैं उनको लाभ होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करने के लिए। तो पहला तरीका क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण कैसे रखती है। सबसे पहला तरीका क्या है, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करके। दूसरा क्या है, देखिए लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना है। तो क्या करती है, दूसरा काम क्या है, कैसे नियंत्रण करती है कि वो कुछ स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है, क्योंकि इन कंपनियों के पास जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनके पास अपार संपदा धन होता है और वह आसानी से ऐसा कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे एक अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम था कारगिल फूड्स,
उसने क्या किया, जो परख फूड्स है, जो भारत की एक छोटी सी कंपनी थी, उसको क्या किया, खरीद लिया। तो इस प्रकार क्या था, जो परख फूड ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा जो व्यापारिक केंद्र या विपणन केंद्र या तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। तो ये कंपनी है जो कारगिल फूड्स है, अमेरिका की कंपनी थी। तो इसने अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारत के अंदर उत्पादन के ऊपर नियंत्रण और स्वामित्व कायम करने के लिए उसने क्या किया, भारत की जो कंपनी है उनको खरीद लिया। तो दूसरा तरीका क्या है कि स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। तो इससे भी क्या होता है, उत्पादन का जो प्रसार है वो होता है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक होती हैं। तो ये कंपनियां इतनी ज़्यादा धनवान होती है, इतना धन इनके पास होता है कि बहुत से देश तो ऐसे हैं विकासशील देश कि उनका जो बजट है उससे भी अधिक इनके पास पैसा होता है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर हमें विचार करना चाहिए। उसके बाद देखिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। विकसित देशों की बड़ी जो कंपनियां हैं वो छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है, जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल बनाना, खेल का सामान बनाना। ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे जो उत्पादक हैं उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, इनको अपने लिए सामान बनाने के लिए ऑर्डर देती है। तो ये छोटी छोटी कंपनियां उनके लिए सामान बनाती है और फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहक को बेचती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसके ऊपर अपना जो ब्रांड है उसका जो लेबल है इसके ऊपर लगा देती है। तो इस प्रकार अपने नाम से फिर उसको वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। तो पहले ही जो दूरस्थ मतलब जिन उत्पादकों को ये ऑर्डर देती है तो उनके साथ मूल्य पहले ही तय कर लेती है, गुणवत्ता कैसी चाहिए वो पहले ही तय हो जाता है, कि आपूर्ति कैसे होगी वो पहले ही तय हो जाता है, और श्रम की शर्तें हैं वो क्या होंगी, ये सारी कुछ चीज़ें हैं वो पहले ही तय हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीदकर, या तो जो स्थानीय कंपनियों के साथ वो साझेदारी कर लेती है, या आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके, या फिर क्या स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके, या फिर उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है और परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ रहा है। तो इसमें इतना ही। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि विदेश व्यापार और बाज़ारों का जो एकीकरण है वो कैसे हुआ और इसके विषय